नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान, अमेरिका और जिस तरह से युद्ध छिड़ा और उसके बाद खाड़ी देशों से जो हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस की आमद थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस गैस और पेट्रोल, डीजल को लेकर मचा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बाकी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस थे उसके दाम में बढ़ोतरी हुई, गैस के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बहुत दिनों तक भारत ने इसको कंट्रोल में करके रखा। चाहे वो एलपीजी गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, आम लोगों पर, उनकी जेबों पर कहीं से भी कोई क्राइसिस आने सरकार ने नहीं दिया। आखिर किस वजह से, किस तरीके से ये पूरा प्रबंधन मोदी गवर्नमेंट ने किया और किस तरह से इसमें जितनी कंपनियां थी जो इससे जुड़ी हुई हैं, उस सेक्टर ने किस तरह से पूरी तरह से सरकार का साथ दिया, आज बातचीत इसी पर होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एमके सुराना सर, सीएमडी एचपीसीएल जुड़ रहे हैं, जो ये बताएंगे कि इस क्राइसिस के दौर में आखिर किस तरह से सरकार ने जो प्रबंधन किया उससे जो हिंदुस्तान की जनता थी उसको बड़ी राहत मिली। सुराना सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस लगा कि अब इसके बाद स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हो रहा था। 3-4 महीने ये लगातार युद्ध चला और उसके बाद जिस तरह से क्राइसिस मची, पूरी दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, वैसे में लगा कि हिंदुस्तान में भी जो ऑयल प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, उनके दाम बढ़ जाएंगे। पैनिक सिचुएशन था, लेकिन इस पैनिक सिचुएशन से सरकार और तेल कंपनियों ने किस तरह से लोगों को राहत दी, किस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान की गई जिससे जनता की जेब पर इस ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद भी भार नहीं पड़ा, तो उसके बारे में आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक हो गई थी ईरान और यूएस के बाद, जैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से करीब विश्व का 1/5 ऑयल वहां से पास होता है। और करीब 200 वेसल पर डे वहां से पास होते हैं। और वो जब इफेक्टिवली बिल्कुल बंद हो गया था, तो सबसे बड़ी जो इशू थी कि भारत एक आयात निर्भर देश है। हमारा 80% क्रूड वहां से आता है, हमारा एलपीजी वहां से आता है, हमारा एलएनजी वहां से आता है। और इसलिए भारत जैसे देश जो कि आयात पर निर्भर करते हैं, और हमारी जो आबादी है उसके चलते हमारा कंजम्पशन भी काफी है, तो उसके लिए एक समस्या का विषय हो गया था। और ये क्राइसिस भी अनप्रेसिडेंटेड टाइप की थी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज होने की काफी बार बात हुई, लेकिन अभी कभी ये क्लोज हुआ नहीं था। और उसको चलते सबके दिमाग में ये बात थी कि अब तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा ना मिलेगा, एलपीजी गैस घर में कुकिंग करने के लिए मिलेगी नहीं मिलेगी, और दूसरी यदि मिलेगी भी तो किस प्राइस पर मिलेगी। और वो देखा भी गया कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसके ऑलमोस्ट कुछ हफ्तों में ही क्रूड प्राइस जो करीब $70 के करीब चलती थी, वो बढ़कर $126 पर बैरल चली गई। और उस समय सरकार, बिल्कुल। देश के मतलब विश्व के सभी देशों पे ये हुआ, अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया। किसी ने दाम बढ़ाए, किसी ने वर्क फ्रॉम होम किया, किसी ने वर्किंग डेज कम किए, किसी ने राशनिंग किया, किसी ने प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई। लेकिन भारत ने एक दूसरा तरीका अपनाया, और वो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी। तो यदि हम अलग अलग इसमें देखें कि जैसे एलपीजी एक हमारा एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, जिसके लिए हर घर उस पर निर्भर करता है, आपका किचन उस पर निर्भर करता है। तो उसमें दो तीन बिल्कुल। चीजें की गई। पहली बात तो ये है कि जो हमारा सप्लाईज था, तो हम मोस्टली मिडिल ईस्ट से लेते थे एलपीजी, उसको डाइवर्सिफाई किया गया। यूएस से, अर्मेनिया से, ऑस्ट्रेलिया से, नाइजीरिया से, अलग अलग देशों से एलपीजी लाई गई। और एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इवन कुछ वेसल्स खाड़ी के देशों से भी हमारे आए, युद्ध के होते हुए भी, उसमें कम लेकिन कुछ आए। दूसरा चीज था, जो रिफाइनरीज में जो प्रोपेन और ब्यूटेन बनता है, जो कि एलपीजी में जाता है, वही चीज पेट्रोकेमिकल के लिए भी यूज होती है। तो उसको पेट्रोकेमिकल से डाइवर्ट करके पूरा एलपीजी की तरफ डाइवर्ट किया गया। तीसरी चीज थी, जो इंडस्ट्रीज हैं जो जो एलपीजी को यूज करती है हीटिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्ट्स के तरह, उन पे थोड़ा कर्व किया गया। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उस पे थोड़ा कर्व किया गया।
तो सरकार ने ये निश्चय किया कि डोमेस्टिक सबसे प्रायोरिटी सेक्टर, ये टफ डिसीजन रहा होगा मेरे ख्याल से सरकार के लिए, लेकिन वो डिसीजन लिया गया था। और डोमेस्टिक सेक्टर को एक प्रायोरिटी दी बिल्कुल। गई थी कि इंडस्ट्री पे थोड़ा कट करके डोमेस्टिक सेक्टर को, घर घर को पूरा इंश्योर किया जाए कि एलपीजी दी जाए। और दूसरा था कि जो हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि हमारा जैसे सिलेंडर खत्म खत्म होता है हम दूसरा बुक कर लेते हैं, यदि पॉसिबिलिटी है कम होने की हम सब सिलेंडर फुल करके रख देते हैं, लोग अड़ोस पड़ोस में भी फुल करके रख देते हैं। तो जो 2 सिलेंडर के बीच का जो बुकिंग पीरियड था वो भी बढ़ाया गया, ताकि लोगों को किसी को किल्लत ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जबरदस्ती लोग भरवा कर ना रखें। तो ये था सप्लाई साइड पे था या कंजम्पशन साइड पे था। अभी दूसरा जो प्राइसिंग साइड पर यदि हम लोग आए, तो पहली सरकार ने, एलपीजी जो है सरकार का एक सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, तो जबकि प्राइजेस 1600, यदि इंटरनेशनल प्राइस से करीब करीब $1600 पर सिलेंडर तक पहुंच गया था, लेकिन हमें तो प्राइस ₹942 में ही मिल रहा था। और जो उज्ज्वला के कस्टमर है वो तो ₹642 में ही बिल्कुल। मिलता था, करीब ₹1000 का गैप था। तो सरकार ने अंडर रिकवरी को जो है उसको सरकार ने बहाल किया। सुरना सर, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान की गई, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी अपीलें की, जैसे गैस सिलेंडर का कम इस्तेमाल हो या पेट्रोल डीजल कम, गाड़ी पूलिंग करें, मतलब बहुत सारे ऐसी बातें जो पहले भी प्रधानमंत्री समय समय पर किसी तरह के क्राइसिस में जनता से बातचीत करते हैं और कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा कि इतना अथाह जन समुद्र है, जिस तरह से आपने भी कहा कि हर घर में एलपीजी का इस्तेमाल होता है, होटल, दुकान, घर, कभी लगा कि इतनी सारे लोगों के सामने जब आपूर्ति कम है और वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारी जहाज़ें नहीं आ रही हैं गैस और तेल लेकर, तो ऐसे में कभी लगा कि ये टास्क थोड़ा हार्ड है और यहाँ पर अगर मैनेज तरीके से काम किया जाए तो बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्राइसिस से बचा जा सकता है। तो वो समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, कैसे देखिए, होगा, क्या होगा। ये सिचुएशन कोई नॉर्मल सिचुएशन तो थी ही नहीं। और उसमें बिल्कुल। एक एक सरकार की और जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई है, हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी काफी स्ट्रेंथ है उनकी, उनकी रीच है मार्केट में, उनकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है। करीब 50 लाख सिलेंडर हर दिन डिलीवर किए जाते हैं। सो पूरा एक सेटअप है। लेकिन ये बहुत बिल्कुल। कुछ निर्भर करता है कि सरकार और इन कंपनीज का मैनेजमेंट किस तरीके से इस क्राइसिस में डिसाइड करता है, कितना स्टेबिलिटी से सोचता है, कितना एक एंटिसिपेट करता है। क्योंकि जब सिचुएशन हर दिन चेंज हो रही हो तो एक सिनेरियो एनालिसिस है, आप भी नहीं जानते कि किस तरीके से डेवलप होगा, और उसमें आपको फ्यूचर के लिए तैयार रहना है, आज की सिचुएशन को हैंडल करना है और कल के लिए तैयार रहना है। सो उसमें एक में सरकार को भी और सभी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी एक क्रेडिट दूंगा कि एक पैनिक सिचुएशन कहीं नहीं थी। एक मतलब एक कॉन्फिडेंस लग रहा था कि ये हैंडल कर लिया जाएगा, जबकि सिचुएशन ऐसी थी कि ये सिचुएशन पलट भी सकती थी। लेकिन एक एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस सरकार को भी, सरकार ने पब्लिक को भी दिया, हमारे कंज्यूमर को भी दिया। और उसमें आपने देखा होगा कि रोज एक इंटरमिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग रहती थी, उसमें एक्चुअल फैक्ट्स भी लोगों को बताए गए। तो इसमें ऐसा भी नहीं था कि आप बता रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। तो वो एक नई चीज थी, क्योंकि मैंने इस तरीके की इंटरमिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग जनरली देखी नहीं है क्राइसिस टाइम पे, डेली बेसिस पे, जब आपके हर एक मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरीज आके आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उससे जो एक अफवाह उड़ती है, एक जमाखोरी होती है, लोग अफवाह फैला के मौके का फायदा उठाते हैं, उसमें थोड़ा एक एक फर्क पड़ा था कि क्योंकि लोगों को फर्स्ट हैंड सरकार से इंफॉर्मेशन मिल रही कि क्या हो रहा है, कि वेसल पास हुआ कि नहीं हुआ, कितना पैसा वेसल आया है, कितना टन एलपीजी आया, कितना टन क्रूड हुआ, हमारे रिफाइनरी चल रहा है नहीं चल रही। आ, सर, यहाँ पर एक एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरह से
क्योंकि देखिए ये युद्ध कितने दिन चलेगा, कोई भी युद्ध शुरू होता है तो वो कब खत्म होगा किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती, और वो ऐसे देश में है जहां से सबसे ज्यादा आयात तेल और गैस का भारत करता है। ऐसे में कभी ये लगा कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो किस तरह की स्ट्रेटेजी आगे अपनाई जाएगी, क्या इन सब बातों पर भी बातचीत की गई, और क्या भविष्य में आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह के सिचुएशन कभी बनते हैं, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो अब जहाज का आना जाना हो रहा है वहां से, लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है उसे लेकर, और ये युद्ध अगर इस तरह की स्थिति आगे बढ़ती तो उसे लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी सरकार की तरफ से और तेल कंपनियों की तरफ से, और किस तरह अवधि की को निर्देश लेकर हमेशा अटकलें थी, क्योंकि हर वीक कुछ नया मैसेजिंग आता था जिससे लगता था कि ये अभी शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे ही दिन कुछ हो जाता था और ये बात बिगड़ जाती थी। तो ये पल पल चेंजिंग बिल्कुल। सिचुएशन थी और उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ती गई, लेकिन एक स्टेज पे आके ऐसा लगने लगा था कि ये लंबा चलने वाला है। तो इसलिए दो चीजें हैं, एक तो कुछ चीजें जब आप वो डिसीजन रहते हैं, कुछ चीजें आप ओवर ए पीरियड तैयारी करते रहे हैं। अभी आप देखिए कि जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो या बिल्कुल। हमारी कमर्शियल इन्वेंट्रीज हो या हमारी रिफाइनरी और इंपोर्ट कैपेसिटी हो, ये ऐसा नहीं कि 2026 फरवरी में ही आकर तैयार होगी, ये बरसों से, जब शांति के दिनों में भी इसके लिए कुछ न कुछ डिसीजन सरकारों ने लिए होंगे, विभिन्न सरकारें रही होगी, उन्होंने डिसीजन लिए होंगे और वो चीज आज की तारीख में हमारे काम आ रही है। सिमिलरली एक एक्साइज एज ए टूल जो सरकार ने यूज किया है कि जब भाव बढ़ते हैं तो एक्साइज घटा के, और जब भाव कम होते हैं तो एक्साइज बढ़ाकर उन्होंने पंप प्राइस को स्टेबल किया है, और एक कुशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्रिएट की गई है सिस्टम में, जो कि समय आने पर उपयोग किया जा सके। आपने देखा कि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम किया गया था, वो भी एक स्केल वाइज एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन उसका फायदा हुआ कि आप 10 रुपए का कुशन सरकारी कंपनियों को भी दे पाए, जो कि अदरवाइज उनका अंडर रिकवरी काफी था। सरकारी कंपनियों ने भी काफी अंडर रिकवरी झेली है, लेकिन उसमें एटलीस्ट 10 रुपया पर लीटर एक बड़ा रिलीफ था उनके लिए। तो ये सब चीजें आप लॉन्गर टाइम में तैयारी करते हैं, लेकिन आगे के लिए यदि हम सोचें तो जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कभी क्लोज होगा, लेकिन हुआ। तो ये एक नई तरीके की रिस्क जो सिस्टम में पैदा हो रही है कि मेरी टाइम पैसेजेस को वेपनाइज किया जा सकता है, इनको इनको यूटिलाइज किया जा सकता है एज ए लिवरेज, और यदि हमारा सप्लाई सोर्स एक देश में या एक क्षेत्र में कंसंट्रेटेड है तो हमारी प्रॉब्लम उसमें बढ़ सकती है। तो ये कुछ नए रिस्क एलिमेंट है जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हो सकता है हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी अपने बढ़ाने पड़े, हो सकता है हमारा क्रूड सोर्सिंग और डाइवर्सिफाई, ऑलरेडी हमारा क्रूड सोर्सिंग काफी डाइवर्सिफाइड है, और एक इंडिया ने जो एक नॉन अलाइन वाली पॉलिसी जो है, मतलब हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला जो पॉलिसी है, ताकि हम रशिया अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध स्थापित करके दोनों तरफ से आयात करते हैं, और रशिया से हमारा आयात से हमको जब क्राइसिस थी तब फायदा भी हुआ है। तो ये जो है, इसको एक नई तरीके की जो एक बिल्कुल। वर्ल्ड ऑर्डर अभी डेवलप हमें दिख रही है, उसमें हमें आगे थोड़ा और सोचना होगा। और एक सवाल और सर, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है भविष्य के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी, लेकिन देखिए हमने देखा कि जो कुछ पैसे बाद में बढ़ाए गए, कहा यह गया कि अगर ये लंबा चलता है युद्ध तो ज़रूरत है सरकार को भी और तेल कंपनियों के लिए भी ज़रूरी है कि जो ऑयल प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी की जाए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जनता का ध्यान रखा जाता है, थोड़ा तेल कंपनियों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब ऐसे में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, देखिए ये सर आपसे ही जानना चाहेगी जनता कि क्रूड ऑयल के प्राइस गिरे हैं तो क्या आगे आने वाले दिनों में जो बढ़े हुए दाम हैं पेट्रोल डीजल या फिर कमर्शियल गैस के हो गए या इन सब, क्या इनके प्राइस में भी कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी? क्या थोड़ी सी राहत मिल सकती है? जैसा मैंने आपको बताया कि जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद क्रूड की प्राइसेस करीब 65% बढ़ी, 65% बढ़ी, लेकिन जो प्राइस जो पास ऑन की गई वो खाली 7 से 10% थी। और वो भी जब युद्ध शुरू हुआ और जब क्रूड प्राइस काफी 100 के ऊपर चले गए, 105 के ऊपर चले गए, उसके बाद भी करीब पहली प्राइस राइज जो आई वो 15 मई को आई, शायद शायद मतलब करीब 2 महीने बाद आई। तो 2 महीने तक हाँ। वो जो अंडर रिकवरी है वो सरकारी कंपनियां और सरकार झेलती रही। इसमें थोड़ा फायदा ये भी हुआ होगा कि जब वॉर के पहले थोड़ा कुशन उनके पास रहा होगा, वो उस समय भी काफी थी कि प्राइस घटाया जाए, लेकिन वो जो स्टेबल प्राइस का वो थोड़ा फायदा उनको मिला होगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके की अंडर रिकवरी इस दौरान देखी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी, और उसको सरकारी कंपनी ने झेला है।
ये हमारी एक आशा रहती है कि जैसे ही भाव कम हो हम कम कर दें, लेकिन जब भाव बढ़े तो हम बढ़ाएं नहीं। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर की आशा रहती है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि बिल्कुल। आप एक ही तरीके से नहीं चल सकते हैं कि जब भाव घटे तब एकदम घटाया जाए, लेकिन जब बढ़ाए तब नहीं बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये आशा जरूर कंज्यूमर को रखनी चाहिए कि भाव यदि स्टेबल रहते हैं, कम रहते हैं तो इसको कम है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली वो कम करना इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो अंडर रिकवरी सरकारी कंपनी ने झेली है उसमें थोड़ी तो पूर्ति करनी ही होगी। सरकार ने भी जो 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटाया हुआ है उनसे उनका जो लॉस हो रहा है वो भी थोड़ा तो पूर्ति करना ही होगा। और तीसरी बात यह है कि अभी भी जो हमारा ये जो बिल्कुल, एमओयू है वो सर बड़ा तेल फ्रेजाइल सा कंपनियों के एमओयू है। घाटे को। तो इसमें बिल्कुल यदि तेल। फिर से हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो क्रूड प्राइसेस हाँ फिर हाँ बढ़ हाँ भी हाँ। सकती है। तो इसलिए हमको एक हमारा कैलिब्रेटेड रिस्पांस रखना होगा। उसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा कि जो प्राइस को घटाया जा सके। लेकिन यदि प्राइसेस कंटिन्यूअसली कम रहती है क्रूड की, तो एक एक शायद एक टाइम पर इसमें ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होगी कि क्रूड प्राइसेस कम की जा सके। और उसमें हमको दो चीज और ध्यान रखनी है, एक है हमारा एक्सचेंज रेट और एक दूसरा है प्रोडक्ट क्रैक्स। क्योंकि हम सिर्फ क्रूड प्राइस को देख रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट सप्लाई डिमांड भी प्रोडक्ट प्राइसेस डिटरमिन करती है। तो हमें ये सब चीजें देखनी होगी। सो मेरे ख्याल से कंज्यूमर को आशा रखनी चाहिए, लेकिन इमीडिएटली इसका होप नहीं करना चाहिए कि जैसे आज क्रूड प्राइस कम हुई तो कल ही कम हो जाएगी। क्योंकि क्रूड जब आज की तारीख में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्रूड शायद 30-40 दिन पहले आया होगा, आज ही नहीं आया होगा। तो जिस तरह भाव बढ़ने में डिले हुआ है, भाव कम होने में बिल्कुल भी थोड़ा बिल्कुल। डिले हुआ। ठीक है, थोड़ा टाइम, मतलब अभी तेल और गैस के प्राइसेस कम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सर अंतिम सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से तेल और गैस की किल्लत हुई, अब देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से ईरान अमेरिका आपस में भिड़ेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ। और अब तक जो तेल गैस का आया था बड़े सुगम तरीके से किया गया। अब ऐसे में भारत को आगे की स्ट्रेटेजी, अगर कभी इस तरह की स्थिति आगे बनती है, तो फिर किस तरह से आगे तेल और गैस को लेकर भारत अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करे, ताकि अगर इस तरह की देखिए स्थिति इस दिशा होगी तो में उससे कुछ निपटा जा प्रयत्न तो सके। ऑलरेडी किए ही गए हैं पहले भी, और भी प्रयत्न होंगे। जैसे देखिए जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से डेफिनेटली हमारा पेट्रोल की कंजम्पशन में थोड़ी कमी हुई। यदि हमारे जो सिटी गैस को जो पुश किया गया पीएनजी को, उससे हमारे एलपीजी के कंजम्पशन में राहत मिली। हमने जो रिन्यूएबल को पुश किया है उससे हमारा सोलर और विंड से हमारा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन था उसमें थोड़ी फायदा हुआ है। जो सोलर हर रूफ टॉप पे जो सोलर लगाया जाता है या जी। तो उसके कारण सोलर से जो हमारा कृषि में जो डीजल कंजम्पशन होती है या घर पे जो पावर यूज होता है उसमें भी थोड़ा फायदा हुआ है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बनाए गए हैं उसमें थोड़ा हमारा एक कुशन पैदा हुआ है। और साथ में जो हमने क्रूड को डाइवर्सिफाई किया, हमारे सोर्सिंग को एलपीजी के, एलएनजी के और क्रूड के, उससे भी थोड़ा फायदा हुआ है। और जो हमने हमारी रिफाइनरी और इसकी जो फैसिलिटीज बढ़ाई है उससे भी थोड़ा फायदा हुआ है। लेकिन हमें इसमें और भी सोचना होगा क्योंकि अभी लॉजिस्टिक चेन भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, जिसमें लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस में यदि प्रॉब्लम आती है तो हमें और डाइवर्सिफाई करना पड़ा होगा। हमें इंश्योर करना होगा हमारा होमलैंड पे हमारे पास एक कुशन अवेलेबल रहे, ताकि एक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स रहें। और एट द सेम टाइम हमको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को भी पुश करना होगा ताकि हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपने एक एक पॉइंट का अच्छे से जवाब दिया और आपने बताया कि किस तरह के सिचुएशन से हम निकले हैं। हालांकि अभी तक सिचुएशन वो उस तरह की खत्म नहीं हुई है, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज थोड़ा उहापोह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। एमओयू साइन तो हो चुका है, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत तैयार है, भारत की सरकार तैयार है, भारत की तेल कंपनियां तैयार हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।